पूरा एनडीपीएस एक्ट कांग्रेस की रूलिंग पे चल रहा है और आज अगर ये भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं तो ये इनका कानूनी दिवालियापन है। सीपी जी के सामने अशोक जी गहलोत साहब चुनाव लड़े ना तो वो भी जाएगा कहते। सांवरिया सेठ दे दे मंड प्यारा मालिक दे दे ओ थारे बरियो बंडार टोटो ना पड़े रे। तो लोकतंत्र में तो लोकतंत्र नहीं, उनसे तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन आपसे भी तो बातचीत तो भाई लोकतंत्र है। लोकतंत्र है वो सब मालूम है, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखता हूँ, कहते रहूँ। राहुल गांधी खुद बोलते हैं क्या कि मंदिर जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। अच्छा। आम जनता का मिजाज जानने के लिए आम जनता के बीच पहुंचा है राजस्थान कवरेज। आज है चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में। चित्तौड़गढ़ लोकसभा, जिस लोकसभा में दांव पर लगी हुई है प्रतिष्ठा प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी की, और उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं उदयलाल आंजना, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, सहकारिता मंत्री भी रहे। ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। आपको पता होगा कि अब से कुछ दिन पहले तक चंद्रभान सिंह आक्या, जो चित्तौड़गढ़ से विधायक हैं, वो रुष्ट चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी ने उन्हें अपने साथ में लिया, सदस्यता फिर से ग्रहण की उन्होंने जयपुर में जाकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में, और अब भाजपाई हो चुके हैं चंद्रभान सिंह आक्या। लेकिन क्या वो दिल फिर से मिल गए हैं? क्या दिल मिलने के बाद वो परिणाम फिर से दोहरा पाएंगे सीपी जोशी, जो 5 लाख के मार्जिन का 2019 के चुनाव में रहा था? आज हम हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की बड़ी सादड़ी विधानसभा के निकुम गांव में। निकुम गांव वैसे तो ग्वालियर रियासत के काल से इसे जानते हैं लोग, लेकिन एक पहचान और भी है इस गांव की। ये गांव बड़ा साफ़ सुथरा भी है। भीतर हम जब गांव देख रहे थे तो साफ़ सफाई काफ़ी की हुई थी, और आम जनता जो है वो यहाँ की जागरूक भी है। आज उसी आम जनता से बात करने के लिए पहुँचे हैं कि लोकसभा चुनाव में दरअसल होगा क्या। तो ये पब्लिक आप हमारे पीछे देख रहे हैं, और इनका मिजाज जानने के लिए अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि आप हमारे साथ आएँ, और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? कपिल कृष्ण गर्ग। कपिल जी, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, मतलब वकालत करते हैं आप। तो कपिल जी वकालत करते हैं, और वकील जो होता है वो राजनीति को समग्र दृष्टि से देखता है। लेकिन मैं आपसे फिर ये पूछना चाहूँगा कि आज आप किसकी वकालत करेंगे? क्या लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में? इस लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, चाहे वो धार्मिक मोर्चा हो, चाहे वो विकास का एजेंडा हो, चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा का मोर्चा हो, चाहे वो देश की बाह्य सुरक्षा का मोर्चा हो। हर मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी सफल है, और तीसरी बार कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। सीपी जोशी विजय होंगे। क्या धरातल पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, इन पर कभी कोई चुनाव होगा या नहीं? देखिए, जहाँ तक इस कार्यकाल की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत हुआ है इन 10 सालों में, उतना पिछले जो भी शासन सत्ता आई है उसमें नहीं हुआ है। और आज नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, और राजस्थान के दौरों में जो पानी पहुंचाया जा रहा है, हर जगह पेयजल पहुंचाया जा रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जो सड़क हमारे जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो हमारी 4 लाइन थी यहाँ पर, जो अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार में बनी थी, उसको 6 लाइन कर दिया गया। हर गांव डाणी रोड से जुड़ चुके हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनका प्रस्तावित है वो रोड, और उन पर बजट अमल कर रहा है। एक समस्या और आती है चित्तौड़गढ़ लोकसभा के लिहाज से अगर बात करें तो अफीम काश्तकारों का जो मुद्दा है वो कई बार उभर करके सामने आता है। किसानों की स्थिति को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या कहीं कांग्रेस घेर पाएगी? क्योंकि उदयलाल आंजना ये कह रहे हैं कि मैं किसान पुत्र हूँ और किसानों की समस्या को ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ। देखिए, जो अफीम का मुद्दा है, जो एनडीपीएस एक्ट है, जो एनडीपीएस एक्ट का इन्होंने गठन किया, वो कांग्रेस की केंद्र सरकार के समय इसका गठन हुआ, और आज भी पूरा एनडीपीएस एक्ट कांग्रेस की रूलिंग पे चल रहा है। और आज अगर ये भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं तो ये इनका कानूनी दिवालियापन है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम
मदन लाल सालवी है। मदन जी क्या करते हैं आप? मैं पूर्व सरपंच हूँ। मैं 10 साल सरपंच रहा हूँ बाणुजा। अच्छा, हाँ जी। पूर्व सरपंच हैं आप। तो ये बताइए कि इस बार के चुनावों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या मोदी की जो गारंटी है वो धरातल पर सिद्ध होगी या परिवर्तन होगा इस बार? देखो एक बात बताना, लोकतंत्र में आज सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने जो 10 साल के कार्यकाल में जितना विकास हुआ, हिंदू धर्म के लिए देखो हर मुद्दे पे वो सक्षम रहे। और अभी हमारे चित्तौड़गढ़ के सीपीजी जोशी हैं, 10 सालों में इतना काम हुए सांसद लोकसभा क्षेत्र में गिन नहीं पाओगे आप। जो काम कभी नहीं हुआ है, कभी कांग्रेस ने कोई मुद्दा लेके चले, कभी इतने मुद्दा लेके चले, कभी सफल नहीं हुए। जब सीपी जोशी जी 10 सालों में बड़ी साड़ी का, रेलवे का देखो आप डेवलपमेंट, हर गांव की रोडें देखो, हर गांव में जो भी विकास हुआ है लोकसभा क्षेत्र से बहुत विकास करवाया। अभी चित्तौड़गढ़ में पूरी की पूरी सीटें विधानसभा पूरा भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस का तो देखो अब सुथरा साफ है। सीपीजी के सामने अशोक जी गहलोत साहब भी चुनाव लड़े ना तो भी हारे, वो भी जाएगा गते। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर सीपी जोशी के सामने अशोक गहलोत चुनाव लड़ें तो वो भी चुनाव हार जाएंगे। जाहिर तौर पर आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते होंगे। बिल्कुल ना, क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट है तो इसके बाद मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। चलिए अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत का आप दावा कर रहे हैं कि सीपीजी वापस जीतेंगे। चंद्रभान सिंह आक्या का क्या रुख रहेगा? चंद्रभान जी सीपीजी के साथ हैं, पार्टी के हैं, ठीक है। कुछ नाराजगी सीपीजी की और चंद्रभान जी की व्यक्तिगत नाराजगी, कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से कोई नाराजगी नहीं है। और सीपीजी चित्तौड़गढ़ जिला में 10 लाख वोट से जीतेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। 10 लाख वोटों से? हाँ, 10 लाख वोटों से। 10 लाख वोटों से सीपी जोशी इस चुनाव को जीता। अच्छा, ये नारा भी उन्होंने दिया हुआ है कि 10 लाख से। हम कह रहे हैं, लोग आम कार्यकर्ता कह रहे हैं ना सर, जनता कह रही। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका शुभ नाम? उमेश लोहार। उमेश जी, मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, क्या व्यापार करते हैं, क्या किसानी, खेती या किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं? व्यापार करता हूँ। क्या व्यापार करते हैं? माइनिंग का व्यापार। माइनिंग यानी कि स्टोन? अच्छा, स्टोन सेक्टर में क्या स्थिति है अभी? और तब जब जीएसटी की जो स्लैब है वो कई सालों तक तो लोगों के समझ में भी नहीं आई थी, क्या स्थिति है? जीएसटी के बाद व्यापार की स्थिति बहुत बुरी हुई है साहब। जीएसटी के बाद व्यापार की स्थिति बहुत बुरी है, व्यापार की हालतें ख़राब है अंदर से। अगर आप अंदर जाग के देखो तो व्यापारी की बहुत हालत ख़राब है। इस सरकार ने जीएसटी को जो थोपा है वो इससे व्यापारी संतुष्ट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा कि जीएसटी के बाद व्यापारियों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। और भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर सरकार को सुधार करना चाहिए, या सरकार, और वो कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। कई बार हमें ये देखने में आता है कि केंद्र सरकार कह देती है, जैसे पेट्रोल वाला ही मामला है जी, जो एक्साइज ड्यूटी वाला मामला था, तो उसमें केंद्र सरकार ये कह देती है कि साहब गहलोत सरकार जो है वो कम नहीं कर रही है, हम हमारे स्तर का काम जो है वो पूरा कर चुके हैं। लेकिन अभी जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो चुनाव से जस्ट पहले, मैं सीधा शायद उसे लॉलीपॉप कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो दे दिया जाता है। लेकिन आम आदमी को राहत दोनों ही सरकारों से क्यों नहीं मिल पाती? देखिए ऐसा है, पेट्रोल डीजल की जो बात कर रहे हो आप, पेट्रोल डीजल का सीधा संबंध केंद्र सरकार से है। और सन 2014 में जब केंद्र सरकार सत्ता पाने के लिए मोदी ने एक मैनिफेस्टो में ये किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम डीजल को 50 रुपये और पेट्रोल को 60 रुपये प्रति लीटर कर देंगे। और आज भी बहुत से इमोजी जो अपन बोलते हैं उनमें ये लिखा हुआ आता है कि क्या हुआ, पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए कि नहीं हुए। तो आज दिन तक भाव कम नहीं हुए और ये धीरे धीरे करके पिछले, अब की बार 2-3 साल पहले आपने देखा होगा, धीरे धीरे करके 4 महीनों में इन्होंने 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे करके कम से कम 20-22 रुपये लीटर, 15 से 22 रुपये लीटर तक पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए। और उसके बाद हाहाकार मची अगर थोड़ी, तो उन्होंने 1.5 रुपया 2 रुपये लीटर कम करके एक जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। अंजना जी निम्बाहेड़ा से चुनाव हार गए, लेकिन फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया कि भाई चित्तौड़गढ़ की जो लोकसभा है यहाँ पर कोई ऐसा मजबूत प्रत्याशी दिख नहीं रहा, तो आपको आकर के हम उतार देते हैं, और वो चुनाव लड़ते हैं। गोपाल सिंह जी का उदाहरण दिया जाता है कि वो पिछली बार 5 लाख से हारे थे, इस बार अंजना जी 10 लाख से हारेंगे। लेकिन वहीं दूसरा परिप्रेक्ष्य एक ये भी है
कि गोपाल सिंह जी दूसरी लोकसभा से आकर के यहाँ पर चुनाव लड़े थे। आंजना जी आप लोगों के बीच के हैं, क्या देखते हैं आप इस समय? क्या उदयलाल आंजना वाकई में ये जो कहा जा रहा है कि 5 लाख 10 लाख से चुनाव हारेंगे, या वो कहीं टक्कर में भी हैं? देखिए ऐसा है कि चुनाव की भविष्य के घर में क्या छुपा है तो अपन नहीं जानते, लेकिन एक अच्छी फाइट का चुनाव लड़ेंगे वो। और आप जो उदयलाल जी आंजना की बात करें, उदयलाल जी आंजना इस ज़िले के नहीं, इस मेवाड़ के और इस राजस्थान के अच्छे कद्दावर और लोकप्रिय नेता हैं। और उन्होंने तत्कालीन शायद वित्त मंत्री या विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह जी को भी उन्होंने चुनाव हराया हुआ है सांसद में, और वो सांसद रहे हुए हैं, तो उस लेवल के नेता है। तो चुनाव में सबसे ज़्यादा भाग्य भी काम करता है और एक अच्छे नेता। और हमें विश्वास है कि हमारी मेहनत और कांग्रेस की जो भी मेहनत है और जो आलाकमान ने उनको भरोसा किया है उन पे, तो हम कहीं ना कहीं चुनाव जीतेंगे। चलो, ये जो पूर्व सरपंच साहब हैं इन्होंने तो 10 लाख से जीत बता दी, आप क्या आंकलन करते हैं आंजना जी कितने वोटों से चुनाव जीते? देखिए हार जीत अगर रहेगी तो 1 लाख वोट के अंदर हार रहेगी। और आंजना जी चुनाव जीते? बिल्कुल 100% हमें आशा है कि चुनाव जीतेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? सीताराम। क्या करते हो सीताराम जी? अपने सिंगर का काम। क्या काम करते हैं? सिंगर का काम। सिंगर? भजन संध्या। भजन संध्या। अच्छा, भजन संध्या करते हैं, गीत वगैरह गाते हैं आप? भजन संध्या सिंगर का काम। अच्छा, भजन वगैरह बोलते हैं। तो फिर हमारे दर्शकों को आप कुछ गा करके भी सुना दीजिए। बिल्कुल। पहले तो आपसे कुछ सुनना ही चाहूँगा। बिल्कुल सर। सुनाइए। मैं आपको ये भी बता दूं कि बड़ी सादड़ी चित्तौड़ जो ये लोकसभा क्षेत्र है, ये सांवरिया सेठ के नाम से भी जाना जाता है। सेठों के सेठ सांवरिया सेठ प्रख्यात कृष्णधाम जो है वो इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। और ये भी कहा जाता है कि जो व्यापारी व्यापार करते हैं किसी भी तरीके का, तो उसमें एक परसेंटेज जो होता है वो सांवरिया सेठ का फिक्स होता है, यानी कि उस व्यापार में 10% 5% जो भी उनकी श्रद्धा होती है वो सांवरिया सेठ को चढ़ावे के रूप में वो चढ़ाते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी भंडार खुलता है सांवरिया सेठ का तो करोड़ों का चढ़ावा आता है। मैं सही हूँ? गलत तो नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा है यहाँ पे कि लोग परसेंटेज? बिल्कुल साक्षात रूप ऐसा। हाँ, तो सांवरिया सेठ का कोई भजन हो जाए। सांवरिया सेठ दे दे मंड प्यारा मालिक दे दे, ओ थारे बरियो बंडार टोटो ना पड़े रे, ओ थारे बरियो बंडार टोटो है ना पड़े रे, ओ जी थारे तो नोटाने सबरा कहीं करो रे संवरिया, थारे तो नोटाने बाला कहीं करो रे संवरिया, मारे तो रे बाने कोनी नोट रे मने 1 रुपयो दे दे, मारे नोट छावे दे दे, थारे बरियो भंडार टोटो ना पड़े रे। सांवरिया सेठ को जो भंडार है वो भरियो पड़ियो है और उना के टोटो नहीं पड़े। बिल्कुल सही बात। वोटारो टोटो? वोटा को टोटो भी नहीं पड़े। कण के पड़ेगा? बिल्कुल सीपी जोशी की। अच्छा, बिल्कुल। क्या लगता है कि सीपी जोशी कितने वोटों से विजयी रहेंगे? विजय 10 लाख से ऊपर ही है। 10 लाख से ऊपर ही चले। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं। अच्छा बाबूजी, चुनाव नज़दीक आ गए लोकसभा के। ये तो मेरे भी आता रहता है उस पर, मोबाइल पे। हाँ, क्या आता है मोबाइल पे? अरे वोटिंग के लिए आता है, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। नहीं, पर मोबाइल पे क्या आता है? अरे इनको देना नहीं है, खड़े हो रहे नहीं है, और क्या है। अच्छा, आप ही की लोकसभा की आती है कि पूरे सब जगह की? यहाँ की चित्तौड़ की यहाँ बस, तो नहीं आती। तो आपके यहाँ चित्तौड़ में कौन कौन है कैंडिडेट? सीपी जोशी जी है ना, वो मेरे को इतना ध्यान भी नहीं, कि मैं इसमें रहता ही नहीं हूँ नेतागिरी में, तो मुझे ध्यान भी नहीं है। अच्छा, मैं उससे कोई लेना देना नहीं मेरे को, राजनीति से। बस आता तो मैं डायरेक्ट बटन बंद कर देता हूँ, बात ही नहीं करता हूँ मैं तो। बस तो लोकतंत्र में तो लोकतंत्र नहीं, उनसे तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन आपसे भी तो बातचीत तो भाई लोकतंत्र है। लोकतंत्र है, वो सब मालूम है, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखता हूँ, कहते रहा हूँ। मेरे को कोई लेना देना नहीं। ऐसा क्यों? मतलब वोट देना उसको दे देंगे, छुट्टी। बस, बाकी मेरे को कोई लेना देना नहीं उससे। अच्छा, ये सब कह रहे हैं 10 लाख से सीपी जोशी जी जीतेंगे, हो सकता है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ गांव में घूमूँ तो अलग बात है, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं मेरे घर रहता हूँ या कुएं पे रहता हूँ ना, मैं इनकी नेतागिरी में कहीं जाता हूँ, तो मुझे क्या मालूम। ये बात है।
मैं इसमें नहीं रहता हूँ, ये बात। आपका शुभ नाम सर? संजय पोरवाल। संजय जी, आप बताइए कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा में क्या स्थिति देखते हैं आप इस समय? जैसे अभी जो आपके गांव के लोग थे उनका ये कहना था कि 10 लाख वोटों से सीपी जोशी इस चुनाव को जीतने वाले हैं। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो थोड़ा कम से जीतेंगे? कंपटीशन का है। कंपटीशन का है, तब तो आपसे बात करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी 2-3 लोग ही मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि कंपटीशन। कितना कंपटीशन मानते हैं आप? अभी तो बराबर का है। अच्छा, पहले जो सीपीजी 5 लाख से जीते थे उस समय की परिस्थितियां अलग थी, प्रत्याशी बाहरी था। अभी लोकप्रिय नेता, कांग्रेस के लोकप्रिय नेता उदयलाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इतना कमज़ोर भी नहीं पड़ते हैं। अच्छा, चुनाव जो है वो किन मुद्दों पे होगा? धरातल पे जो वास्तविक मुद्दे हैं वो होंगे या राष्ट्रीय मुद्दे? इस विधानसभा से तो राष्ट्रीय मुद्दों पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रत्याशियों के चेहरे के आधार पे वोटिंग होगी। और दोनों प्रत्याशियों में आप किन्हें मजबूत मानते हैं? क्योंकि बीजेपी यहाँ पर पूरी ताकत झोंकना चाहेगी, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष अगर कहीं चुनाव लड़ता है तो मतलब प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव हार जाना, उससे मतलब पूरे प्रदेश में एक अलग संदेश जाता है। तो उनकी प्रतिष्ठा तो विशेष तौर पर काफ़ी दांव पर है यहाँ पर। तो कैसे देखते हैं इस चुनाव को? अब वो तो उनकी सरकार भी है तो थोड़ा दबाव तो लगाएंगे। सरकार भी है उनकी, थोड़ा प्रेशर तो बनाएंगे। मामला कंपटीशन का है। उदयलाल जी किसान नेता है और कुछ ऐसे समीकरण भी बन रहे हैं जातिगत आधार पे, तो माहौल उदयलाल जी के पक्ष में अच्छा बन रहा है। अच्छा, उदयलाल जी के पक्ष का माहौल है। दूसरी चीज़, क्या चंद्रभान सिंह आकिया जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, राजनीतिक अदावत भी सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह आकिया की है, भले होली पे एक दूसरे को गुलाल लगा दें, वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन क्या वो दिल मिल पाए हैं? नहीं मिलेंगे। जैसे कल ही उनका होली मिलन समारोह था, तो उसमें बद्रीलाल जी के साथ में उन्होंने धक्का मुक्की की, तो इससे भी किसानों में रोष है। जाट समाज और किसान समाज में, किसानों में रोष है इसका, तो परिणाम उल्टे ही आएंगे जोशी जी के लिए। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो हैं वो दोनों ओर से हमें मिली हैं। कांग्रेस, बीजेपी, सब तरफ से बातें निकल करके आई हैं। कोई 10 लाख से जीत का दावा कर रहा है। हाँ भाई साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहते हैं, क्यों नहीं कहना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? गौरी शंकर मनारिया। कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा का जो परिणाम है, वो परिणाम क्या आप भी कांग्रेस या बीजेपी के पक्ष में देखते हैं, या जैसा भाई साहब ने कहा कि टक्कर रहेगी उस स्थिति में देखते हैं, या धरातल पर जो मुद्दे हैं वो वास्तविक मुद्दे हावी रहेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे? क्या कहना चाहते हैं आप? धरातल पर तो राष्ट्रीय मुद्दे होते ही हैं। अच्छा, क्योंकि चैनल के माध्यम से लोगों को सभी प्रकार की सूचनाएं मिलती है, सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, दूसरी ये कि कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार उनको पहले वाली बुना नहीं पाई, और उसके बाद जैसे ही सरकार बनी बीजेपी की, तो उसने बिल्कुल उन मुद्दों को बुना दिए। जैसे 370, ठीक है, राम मंदिर। और आज भी कभी किसी हिंदू ने कहीं भी किसी भी मस्जिद का ऑब्जेक्शन किया हो तो बताओ आप कि ये क्यों बनी, पहले है, ये है, वो है। लेकिन मंदिर बनने पर आज भी कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है। तो ये स्थानीय मुद्दे भी हैं। कांग्रेस वाले तो मंदिर जाते हैं, मंदिर पे ऑब्जेक्शन जाने का की है। बात नहीं हो रही है, जाने की बात नहीं हो रही है। नहीं, ऑब्जेक्शन उनके मन में ऑब्जेक्शन और चीड़ रहती है, कैसे? मतलब उनकी भावनाएं नहीं रहती है। नहीं, मतलब आपको किसने, जैसे राहुल गांधी ने बोला कि भाई मेरी भावना नहीं है, या मतलब कैसे नहीं, पता लगा? देखो, राहुल गांधी खुद बोलते हैं क्या कि मंदिर जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। अच्छा, भाई खुद बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा है, खुद बोलते हैं अच्छा, कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि सब कहना कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। बाकी स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, अच्छे काम भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक और रही, बीजेपी सरकार ने मोदी जी के आने के बाद सभी के पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, खाते में। अच्छा, पहले वो 15 लाख वाले? 15 लाख वाले नहीं, तो जो भी अभी गरीबों को दिए जा रहे हैं, अच्छा, किसान सम्मान निधि, हाँ, ठीक है, या आवास, या नरेगा के, ठीक है,
पहले रोजगार के चलते थे, मिस्टॉल डायरेक्ट गए चू, मिस्टॉल के मिस्टॉल गायब हो जाते थे, अब नहीं हो रहे, उसके खाते में आ रहे हैं पैसे गरीब के, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेनरिया जी। हमारे यहाँ तो देखो क्षेत्रीय मुद्दे तो कुछ हैं ही हैं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों के भी इन्होंने जैसे बड़ी सादड़ी रेल लाइन, अमान परिवर्तन का काम है, सड़कों का काम है, उसके बाद अफीम के पट्टे जो कुछ लोगों के कट्टे थे या जिनकी औसत वगैरह का जो भी एक लफड़ा था उनको कराया। अभी एक लेटेस्ट काम वो एक कराया जो डोड़ा जो ख़राब होता है उसको तोड़ने का, पहले अधिकारी कमीशन वगैरह लेते थे वो इन्होंने बंद करवाया है, ये मुद्दा है। और राष्ट्रीय लेवल पे जाएँ तो धारा 370, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण, तो ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। अभी एक और चल रहा है CA NRC वो है, उसके बाद एक ये भी सुनने में आ रहा है कॉमन सिविल कोड। तो इस मामले में राष्ट्रीय मुद्दे तो हावी हैं ही हैं जनता के। तो यकीनन आप धरातल पर जाते हैं और धरातल पर जाकर के आप जब ग्रामीण परिवेश तक भी स्थिति देखते हैं तो फ़ोन जो है, मोबाइल जो है, एंड्रॉयड आपका, वो आपको सारी जानकारी पहुंचा देता है। और जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश में भी देखने में सामने आता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लोग बातचीत करते हैं। कल मुखातिब होंगे आपसे उदयपुर लोकसभा से। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।